हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पॉलिनोमियल रिंग डिस्कस करेंगे ओवर कॉम्यूटेटिव रिंग्स। सो अगर हम कॉम्यूटेटिव रिंग की बात करें तो कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब आपको पता है कि उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। मीन टू से दैट ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा। सो बोलने का मतलब है कि अगर आर हमारे पास अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट, उसके पास यूनिट एलिमेंट जो वन होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी उसके अंदर है, then by the ring polynomial ring in x over r can be written as like this, and the coefficient जो होंगे ये सारे के सारे ये रिंग r को बिलोंग करेंगे। बाकी ये पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन एज इट इज a नॉट प्लस a1 x प्लस 1 सो am रेज टू am इंटू x रेज टू पावर m। एंड इक्वलिटी दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगे, एडिशन कब कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, दैट इज डिफाइंड एग्जैक्टली एज इन द पॉलिनोमियल ओवर फील्ड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसी तरह से इसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वलिटी ऑफ द पॉलिनोमियल्स विल बी डिफाइंड एज इट इज। एंड आल्सो ये जो आपके पास polynomial ring over commutative ring होगा, so we call it as polynomial ring r of x को हम बोलेंगे कि commutative ring with यूनिट एलिमेंट है। ठीक, और इसमें ऑब्वियस है अगर यूनिट एलिमेंट की बात करें तो इसमें भी आपका जो यूनिट एलिमेंट होगा वन ही होगा। तो वन इज ए पॉलिनोमियल एंड इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे वन को तो वही पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक, सो कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव करने के लिए आपको पता है कि क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले इसको अंडर एडिशन हमें ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर होल्ड करनी पड़ेगी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें एसोसिएटिविटी, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। और ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे कोई भी अगर हम दो पॉलिनोमियल्स लेते हैं उनको अगर हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई का रिजल्ट एक सेम आएगा, बिकॉज उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आर से आ रहे हैं और आर जो है वो कॉम्पिटिटिव रिंग है। दैट्स वाई जो ये पॉलिनोमियल रिंग बनेगा वो कॉम्पिटिटिव रिंग होगा। अच्छा, वन मोर थिंग कि जब हमने अभी तक जो बात करी वो पॉलिनोमियल रिंग जो थे वो ऑलवेज वन वेरिएबल में थे, तो वो हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स में भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। So ring polynomials in the n variables x1, x2, so on so xn over r. So उसको इस तरह से लिखते हैं हम, कैपिटल R लिखेंगे और ब्रैकेट्स में कॉलम ब्रैकेट्स में के अंदर वेरिएबल्स लिखेंगे, तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स के भी ओवर रिंग डिफाइन किया जा सकता है। तो डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, पहले हम R1 बोलेंगे, तो R1 जो होगा वो R ओवर फर्स्ट वेरिएबल x1। फिर हमारे पास एक नया रिंग बन गया R1 जो x1 के ऊपर डिफाइंड है। फिर हम R2 डिफाइन करेंगे और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो R1 ले लेंगे। अब ऑब्वियस है R1 लेंगे तो R1 के अंदर ऑलरेडी x1 होगा। फिर अगर इसका यहाँ पे जो R1 है यहाँ पे और R1 ओवर x2, तो डेफिनेटली अगर इनको हम क्लियरली से देखें तो ये जो कहीं ना कहीं ये हमारे पास R x1 x2 टाइप हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से हम R3 R4 इस तरह डिफाइन करेंगे। तो फाइनली इस तरह से हम पोलिनोमियल रिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो पोलिनोमियल रिंग इन x2 ओवर R1 R2 so on so Rn and Rn minus 1 ऑफ x। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे अगर R1 है तो यहाँ पे वेरिएबल एक ज्यादा होगा x2, तो उस तरह से यहाँ पे Rn minus 1 है तो यहाँ पे हम वेरिएबल xn लिखेंगे। एंड दिस Rn इज कॉल्ड the ring of the polynomial in
x1 x2 सो एंड सो xn, क्योंकि जैसे R2 लिख रहे हैं तो R2 में क्या आ रहा है, x1 x2 आ जा रहे हैं। इसी तरह से R3 जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, लिखेंगे हम उसको ऐसे ऐसे, लेकिन उसमें अगर हम उसको इंसाइड करें तो दैट विल बी लाइक 3 वेरिएबल्स को कैरी कर लेगा। तो उसी तरह से आर एन भी n वेरिएबल्स को कंटेन कर लेगा ओवर R, और उसके ऑब्वियस एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे। अब समेशन में इस पूरे को लिखना कोई इतना इज नॉट ए फिजिकली पॉसिबल, तो हम इसको जस्ट नोटेशन में लिख दिया कि समेशन, और यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे और फिर साथ में वेरिएबल्स आएंगे। सो दिस इज जस्ट ए नोटेशन। एंड नाउ वन मोर लेमा। नाउ अगर अगर जो हम अभी बात कर रहे हैं कॉम्यूटेटिव रिंग की, तो अगर R जो कॉम्यूटेटिव रिंग है अगर वो इंटीग्रल डोमेन है, तो ये जो पॉलिनोमियल रिंग ओवर कॉम्यूटेटिव रिंग बनेगा वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक, और इंटीग्रल डोमेन डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हम दो पॉलिनोमियल्स लेते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होना ही चाहिए। तो ठीक, तो यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, नॉन जीरो पॉलिनोमियल ले लिया। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, और वहाँ पे ए एम इज नॉट इक्वल टू 0 इन polynomial ring over commutative ring R in one variable x, और डिग्री इसकी m हो गई। तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ f of x इज इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स ऑफ f of x, और इफ R इज ए commutative ring देन ये रिजल्ट तो होल्ड करता ही है। डिग्री ऑफ f of x into g of x is equal to degree of f of x plus degree of g of x. What then for f of x is not equal to 0, g of x is not equal to 0, then it is impossible to have polynomials f of x and g of x is equal to 0. ठीक, अगर दो polynomials का प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, मतलब ये भी आपका नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट की जो डिग्री है या दोनों का जो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली नॉन जीरो है, वो जीरो कभी आ ही नहीं सकता। तो इट मीन दैट दो अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा। तो इट मीन दैट डेफिनेटली ये जो पॉलिनोमियल रिंग ओवर कॉम्यूटेटिव रिंग है वो भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक, सिंपल डेफिनेशन होती है कि अगर a इंटू बी अगर हम जीरो ले रहे हैं तो आइदर a जीरो होना चाहिए या और b जीरो होना चाहिए, या ये बोल सकते हैं कि अगर a b नॉट इक्वल टू जीरो है तो a भी जीरो नहीं होगा और b भी जीरो नहीं होगा, लाइक दिस। ये तो कब होगा, इंटीग्रल डोमेन। तो जिस तरह से नंबर्स के लिए होल्ड करता है उसी तरह से ये पॉलिनोमियल्स में भी होल्ड करेगा। तो सेम जो अगर हम वन वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर ये जो पॉलिनोमियल रिंग अगर n वेरिएबल्स में है, ठीक, तो R अगर इंटीग्रल डोमेन है, R मींस कॉम्यूटेटिव रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन बन जाता है, तो जो उसके ऊपर जितने भी वेरिएबल्स का, चाहे n वेरिएबल्स का, चाहे 2 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स का, अगर हम एक पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन करते हैं तो वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज एन इंटीग्रल डोमेन integral domain R with unit element is a unique factorization domain. This is very, very important. UFD. ठीक, एक इंटीग्रल डोमेन R जिसके पास यूनिट एलिमेंट भी है, वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन तभी बनेगा अगर ये दो कंडीशंस को होल्ड करेगा। दो कंडीशंस क्या है, एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन R
is either a unit or can be written as the product of a finite number of irreducible elements of R. ठीक, तो पहली कंडीशंस की अगर बात डिस्कस किया जाए तो इट मीन दैट आर से अगर कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं या तो वो यूनिट होना चाहिए या उसको प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ आर में लिखा जाएगा, या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि आर या तो यूनिट होगा, वो एलिमेंट या तो यूनिट होगा या उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट्स। प्राइम एलिमेंट्स जो होते हैं वही इरेड्यूसिबल एलिमेंट होता है। ठीक, और दूसरी चीज है द डीकम्पोजिशन इन द पार्ट 1 is unique up to the order and the associates of the irreducible elements. तो it means that नंबर को हम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वो यूनिक ही माना जाएगा, और हो सकता है एलिमेंट की जगह उसका एसोसिएट हो। ठीक, तो उसको भी सेम आपको सेम माना जाएगा। तो फैक्टराइजेशन जो होगी वो ऑलवेज यूनिक होगी, दैट्स व्हाई इट इज ए यूनिक। तो इट मीन्स दैट अब हमारे पास एक थ्योरम आ गई 3.72 और यूनिक फैक्टराइजेशन की थ्योरम 3.72 में हमने क्या डिस्कस किया था, इसको देख लेते हैं। देखिए 3.72 में स्टूडेंट्स थ्योरम 3.72 हमारी एक यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम थी जो हमने यूक्लिडियन रिंग में पढ़ी थी। तो उसमें था कि अगर आर वी ए यूक्लिडियन रिंग and a not equal to 0, a non-unit element in R, then a can be written as a product of primes. जब आपको याद होगा a is equal to pi 1 pi 2 so on so pi n लिख, तो फैक्टराइजेशन हम किसी भी नॉन यूनिट एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्क क्या है, वहां पे प्राइम एलिमेंट्स था, यहाँ पे हम इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन किया है देखो कि थ्योरम 3.72 जो हमने यूक्लिडियन रिंग में यूनिकनेस थ्योरम की बात करी थी, asserts that a Euclidean ring is a unique factorization theorem domain। तो यहाँ से एक हमको ये रिजल्ट मिल गया कि जो यूक्लिडियन रिंग है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। ठीक, तो ये रिजल्ट तो हमारे को यहाँ मिल गया। द कन्वर्स इज फॉल्स, बट कन्वर्स फॉल्स है। कन्वर्स फॉल्स का मतलब कि जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है वो जरूरी नहीं है यूक्लिडियन रिंग होगा। इसके लिए एग्जांपल क्या है, द रिंग ऑफ एफ ओवरफिल्ड एफ, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स में है x1 x2, where f is a filled is not even a principal ideal ring, hence it is certainly not Euclidean। क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स में है तो डेफिनेटली दो इस कोई एक सिंगल जो वेरिएबल है वो जनरेट नहीं कर सकता। अगर ये जनरेट नहीं होगा एक एलिमेंट से, एक वेरिएबल से जनरेट नहीं होगा यूजर से, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल आइडल डोमेन प्रिंसिपल आइडल रिंग बन नहीं सकता, क्योंकि प्रिंसिपल आइडल रिंग जो होता है वो एक एलिमेंट से जनरेट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि अगर सपोज करो मैं एक एलिमेंट इसमें कोई एलिमेंट लिख देता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3x2 प्लस 7 टाइप लाइक दिस। तो इस एलिमेंट को एक एलिमेंट से जनरेट नहीं कर सकते, इससे जनरेट नहीं होगा क्योंकि इसमें x2 तो कभी बनेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई इस तरह का जो रिंग होगा वो कभी भी प्रिंसिपल आइडल रिंग होगा ही नहीं। प्रिंसिपल आइडल रिंग नहीं होगा तो वो सर्टेनली यूक्लिडियन तो बन ही नहीं सकता।
ठीक. सो दिस इज द रिजल्ट कि एवरी Euclidean ring is a unique factorization domain, but every unique factorization domain is not Euclidean ring. So keep in this mind. Okay, so next lemma is, if R is a unique factorization domain and A and B belongs to R, then A and B have a greatest common divisor A comma B belongs to R. It means that अगर दो एलिमेंट R के अंदर है तो उनका GCD भी उसके अंदर ही होगा. Moreover, if A and B are the relatively prime है उनका, तो A अगर B इंटू C को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली A फिर C को डिवाइड करेगा. तो इसको इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो एज इट इज ही आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये सारा हमने पहले डिस्कस कर रखा है. जिस फर्क इतना आया कि वहां पे हम यूक्लिडियन के लिए कर रहे थे तो वहां पे हम प्राइम एलिमेंट यूज कर रहे थे. अगर इसका प्रूफ करना हो तो सेम प्रूफ कर देंगे, लेकिन वहां पे जो प्राइम एलिमेंट की जगह हम यूज कर लेंगे वर्ड irreducible elements. So I hope you will understand this. You can go through that, the same theorem we have done. Okay, now the one more result. If A belongs to R is an irreducible element and A divide BC, then A divide B or A divide C. तो सेम रिजल्ट वही कि अगर एक प्राइम एलिमेंट दो एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, दो एलिमेंट के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो कम से कम दोनों में से वो एक को डिवाइड करेगा. तो वही सेम रिजल्ट हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए यूज करते हैं. ठीक. फर्क क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है. बाकी ये रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, नाउ इफ स्टूडेंट्स, तो बोलने का मतलब है कि जो भी हमारे पास यूक्लिडियन रिंग के लिए जो रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं वो सारे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए रिजल्ट होल्ड कर जाए. तो ये जो दोनों रिजल्ट थे, ये लेमा 3.11.2 और ये जो क्रोलरी है, ये सेम आपका यूक्लिडियन के सेक्शन में भी हमने, यूक्लिडियन रिंग के सेक्शन में भी किया हुआ है. बस डिफरेंस इतना आ रहा है कि उसमें हम प्राइम एलिमेंट वर्ड यूज करते हैं और यहाँ पे इररिड्यूसिबल एलिमेंट यूज करते हैं. ठीक. ओके, नाउ if R is a unique factorization domain, then product of two primitive polynomial in polynomial ring of X is again a primitive polynomial. तो ये again same theorem आ गया. Product of primitive is also a primitive. ये तो भी हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो you can go through that. Okay, now अगर हम ये दो एलिमेंट ले लेते हैं, देखो F और G अगर एलिमेंट लिए हमने, दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ दिस लेमा. ये अपने पिछले वाला जो वीडियो है उसमें चेक कर लेना है आपने. वहां पे प्राइम एलिमेंट की जगह आपने सिंपल इररिड्यूसिबल एलिमेंट यूज करना है बस. तो यहाँ पे देखो, इसमें देखिए कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं इसमें, ये है पॉलिनोमियल रिंग ओवर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन R, और f ऑफ x को हम इस तरह से लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू f1 ऑफ x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू b g1 ऑफ x. और ये जो a है, दिस इज कंटेंट ऑफ f. कंटेंट आपको पता है कि जो भी f के कोएफिशिएंट्स के बीच कोएफिशिएंट्स का जीसीडी होगा वो निकाल लिया हमने बाहर. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो था सभी का कोएफिशिएंट्स के बीच में, वो a निकाल लिया बाहर. तो डेफिनेटली ये फिर ये नोटेशन चेंज करनी पड़ेगी कि पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा. उसी तरह से ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा. बोलने का मतलब जीसीडी के
सॉरी, एफ और जी के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनका जीसीडी हमने ए और बी रिस्पेक्टिवली ले लिया, और सी ऑफ एफ का मतलब है कंटेंट, कंटेंट ऑफ एफ, एंड बी इज कंटेंट ऑफ जी। एंड F1 और G1 जो पॉलिनोमियल्स लिखे हैं वो डेफिनेटली परमिटिव होंगे, क्योंकि फिर उन सभी के जो जीसीडी होंगे कोएफिशिएंट्स के वो 1 होगा, और जिसका जीसीडी 1 होगा उनको परमिटिव पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास अगर ये पॉलिनोमियल है, ये है, तो इन 2 4 6 का जो जीसीडी है वो 2 है, तो कंटेंट 2 आ गया, ये आ गया। तो कंटेंट बाहर निकाले तो ये तो प्रिमिटिव बचेगा ना, क्यों? क्योंकि 1 2 3 का जो जीसीडी होगा वो 1 आएगा। सो दैट्स वाई जब हमने कंटेंट बाहर निकाल लिया तो अंदर जो पॉलिनोमियल बचेगा वो प्रिमिटिव ही होगा। तो F1 और G1 आपके प्रिमिटिव होंगे। तो हम f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स के प्रोडक्ट की बात करें तो दैट विल बी a इंटू बी, और ये बन जाएगा F1 ऑफ x G1 ऑफ x। और डेफिनेटली ये जो F1 और G1 ऑफ x है, ये दोनों प्रिमिटिव थे तो प्रोडक्ट भी प्रिमिटिव होगा। ठीक, हमने ये ऊपर वाला ये लेमा यूज कर सकते हैं हम कि प्रोडक्ट ऑफ प्रिमिटिव इज प्रिमिटिव, सो दिस इज अ प्रिमिटिव, hence the content of f of x and g of x is ab। ठीक, तो क्योंकि अगर इसको सिर्फ प्रिमिटिव लिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रिमिटिव आ गया, सो इट मीन दैट ये क्रोलरी बन गई यहाँ से हमने। तो कंटेंट ऑफ f of x into g of x is nothing but it is a into b, मतलब content of f of x into content of g of x। तो ये इस तरह से रिजल्ट ही बन गया, if R is a unique factorization domain and if f of x and g of x are in polynomial ring over unique factorization domain R, then content of f into g equal to content of f of x into g of x। और इसका प्रूफ करना हो तो यही आप डिटेल डाल दो उसमें, तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा एक तरह से। नाउ स्टूडेंट्स, अगर देखिए एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाली है, आप इसको नोट फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर R हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो बीइंग ए इंटीग्रल डोमेन, ऑब्वियसली इंटीग्रल डोमेन तो होगा ये, then by theorem 3.61 of it has a field of quotients f। ठीक, तो आपको पता है कि फील्ड ऑफ क्वोशंट्स किस तरह से बनती है, जिस तरह से हमने फील्ड ऑफ क्वोशंट्स फॉर नंबर्स फाइंड आउट करी थी, उसी तरह से हम थ्योरम 3.61 की, तो उस जो 3.61 है उसमें हमने नंबर्स के क्वेश्चंस बनाए थे। तो दैट थ्योरम स्टेट दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन ए फील्ड। ठीक, सो एम्बेडिंग हो जाएगी हर इंटीग्रल डोमेन की फील्ड के अंदर। तो दिस R unique factorization domain has a field of quotients in F। ठीक, सो ऑब्वियस है जब हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन है, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो ऑब्वियस इंटीग्रल डोमेन से फील्ड तो बड़ी होती है, तो इसकी एम्बेडिंग इसके साथ हो जाएगी, और जो बनेंगे यहाँ पे फील्ड बनेगी फील्ड ऑफ क्वोशंट्स की बात करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। सो वी कैन कंसीडर R of x टू बी ए सबरिंग ऑफ दिस वन। तो ऑब्वियस है अब यहाँ पे हमारे पास R है, ये रिंग है, ठीक, या यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं इसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो इनमें फर्क ये है कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और ये फील्ड है। ठीक, तो डेफिनेटली फिर ये वाला चीज तो आपका बड़ा ही होगा, क्योंकि एम्बेडिंग हो रही है तो डेफिनेटली बड़ी चीज होगी। तो जो पॉलिनोमियल रिंग ऑफ ओवर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ए सबरिंग ऑफ polynomial ring over field f।
Okay, so given any polynomials f of x belongs to f of x, then f of x can be written like this: f of naught or f of x over a, where f of f naught of x belongs to r of x and where a belongs to r. तो ये हमारे पास एक तरह से मैपिंग ही होगी. इट मीन दैट अगर ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास r ऑफ x है और ये हमारे पास f ऑफ x है, ठीक. तो इट मीन दैट यहाँ पे अगर हम f ऑफ r नॉट लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा. और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये f ऑफ x जो होगा दैट विल बी f नॉट ऑफ x ओवर a, ठीक. और a जो होगा वो डेफिनेटली इस r को बिलोंग करेगा. ओके, so that's why there is a relation between these two, and this is nothing but it is a polynomial ring over unique factorization domain R, and this is a polynomial ring over field F, and this is the relation between these two. This you can say defining. ये f of x जो है वो यहाँ से, f of x यहाँ से है, इसमें एलिमेंट है ये, और ये इसमें, और दोनों के बीच में इस तरह से ये रिलेशन रहेगा. और ये जो a नॉट होगा वो डेफिनेटली r को बिलोंग करेगा. सो नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेमा इज देयर कि अगर हमारे पास f ऑफ x जो है वो पॉलिनोमियल रिंग ओवर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन R के अंदर है, is both primitive and irreducible as an element of R of x. तो ये जो f of x जो है, जो इसको बिलोंग कर रहा है R of x को, ये आपका प्रिमिटिव भी है. प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा कि इसके सारे कोएफिशिएंट्स की जो जीसीडी होगा वो 1 होगा, और साथ में इररिड्यूसिबल है. इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती ओवर R of x. इसके ऊपर ये इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. देन इट इज इररिड्यूसिबल एज एन एलिमेंट ऑफ f of x. तो अगर ऐसा होता है प्रिमिटिव और इररिड्यूसिबल है अगर R of x में, तो ये फिर ओवर फील्ड भी इररिड्यूसिबल ही रहेगा. ठीक है, तो ये ओवर फील्ड भी इररिड्यूसिबल ही होगा. ठीक. कन्वर्स इज if the primitive element of element f of x belongs to R of x is irreducible as element of f of x, then it is also irreducible as element of R of x. उल्टा भी अगर वो R of x का irreducible element है तो वो फिर irreducible element of R of x ही होगा. स्टूडेंट इसमें जस्ट इतना ही फर्क होता है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है इसके कोएफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं. कोएफिशिएंट्स अगर f से आएंगे तो वो f का एलिमेंट हो जाएगा, f ऑफ x का एलिमेंट हो जाएगा. अगर कोएफिशिएंट्स r के आएंगे तो भी r ऑफ x एलिमेंट उसको बिलोंग करेगा. तो अगर यहाँ पे हम इसके प्रूफ की बात करें तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज दैट द प्रिमिटिव एलिमेंट f of x that belongs to R of x is irreducible in R of x but reducible in f of x. तो हमने कंट्राडिक्शन मान ली. हमने प्रूव करना है कि वो f of x भी irreducible ही होगा. तो हमने यहाँ पे मान लिया कि it is reducible over f. ये हमने मान लिया यहाँ पे. सो अगर ये reducible है over f, then definitely क्या होगा, f of x is equal to, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. सो g of x into h of x, और g of x और h of x किसको बिलोंग करेंगे, f of x को, ऑफ पॉजिटिव डिग्री. सो डिग्री तो पॉजिटिव होगी इनकी. नाउ अब f of x और सॉरी g of x और h of x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, g नॉट
of x over a and h of x is equal to h naught of x over b, और a और b r को बिलोंग करेंगे। अभी हम लोग पर डिस्कस किया कि देयर विल बी ए embedding between r of x and f of x। जो भी एलिमेंट है f of x का उसको हम इस तरह से इन टर्म्स ऑफ g of x के एलिमेंट में लिख सकते हैं। और डेफिनेटली ये g of x on g नॉट ऑफ x और h नॉट ऑफ x जो है वो r of x के एलिमेंट होंगे। आल्सो अब r of x and g नॉट ऑफ x को हम लिख सकते हैं अल्फा g1 ऑफ x। क्या करा हमने कि जो g नॉट के जो कोफिशिएंट है उनका हमने जीसीडी बाहर निकाल लिया, मतलब कंटेंट निकाल दिया बाहर। उसी तरह से h नॉट ऑफ x का भी कंटेंट निकाल लिया, तो दैट इज इसका अल्फा और इसका बीटा, तो डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल चेंज हो जाएंगे। तो g1 ऑफ x और h1 ऑफ x, तो अल्फा इज इक्वल टू c for content of g naught and beta means content of h naught, and g1 of x and h1 of x obvious है, परमिटिव ही रहेंगे अब, ठीक, दे विल बी परमिटिव। अब ये परमिटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी परमिटिव होगा। अब हम f of x की बात करें, हम यहाँ पे आ जाएं, तो f of x की पहली वैल्यू g of x में डालेंगे, फिर g of x जो है वो g नोट में है और g नोट को हमने अल्फा इंटू g1 में, उसी तरह से h का भी पूरा ट्रांसलेशन कर दिया। तो यहाँ से हम अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा बीटा ओवर a इंटू बी और g1 ऑफ x h1 ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट वी गेट a इंटू बी एफ ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा बीटा g1 x h1 x। अब हमने ये चीज तो पहले डिस्कस कर लिया कि परमिटिव है g1 और h1, तो ये भी दोनों का प्रोडक्ट भी परमिटिव होगा, ठीक। परमिटिव होगा इसका मतलब इनके दोनों के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनका जीसीडी 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड का कंटेंट क्या हो गया, फिर ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। देन कंटेंट ऑफ राइट हैंड साइड इज अल्फा इंटू बीटा। ओके, नाउ using the permittivity of f of p of x, just a minute. So same जिस तरह से इसकी राइट हैंड साइड इसका परमिटिव है, उसी तरह से इसका लेफ्ट हैंड साइड भी परमिटिव है, क्योंकि हमें गिवन दिया कि एफ ऑफ एक्स वो परमिटिव है। सो इट मीन दैट इसके कोएफिशिएंट्स का जो जीसीडी होगा वो भी 1 होगा, तो डेफिनेटली इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो कंटेंट है वो ए बी हुआ। देन कंटेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज ए बी, और बीच में इक्वलिटी, इट मीन दैट राइट हैंड साइड लेफ्ट का जो कंटेंट है वो बराबर होना चाहिए, ठीक। देन ए बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट एफ ऑफ एक्स जो हमने किस तरह से लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इज फैक्टराइज g1 ऑफ x एंड h1 ऑफ x, और ये जो g1 और h1 x है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, r ऑफ x को। हमने ये प्रूव कर दिया कि f ऑफ x जो है वो r ऑफ x के अंदर भी फैक्टराइज है, ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन टू हिज हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि r ऑफ x के अंदर तो ये इरिड्यूसिबल था, ये देखो दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर r, ठीक। सो इट मीन दैट हमारी जो ये एजम्पशन थी कि इट इज reducible in R, which is wrong. So because of this we obtained a non-trivial factorization of f of x in R of x contrary to hypothesis. So it means that ये जो f of x है that is irreducible in
f of x. Okay. Now one more lemma. This lemma is, if R is a unique factorization domain, and if P of x is a primitive polynomial in R of x, then it can be factorized in a unique way as a product of irreducible element in R of x. अगर कोई primitive polynomial है तो उसको हम factorize कर सकते हैं in a unique way, the product of irreducible polynomials. ठीक, तो देखिए, so when we consider P of x as a element in ring polynomial ring over field F, then by lemma 3.95, तो अभी हमने 3.9 लेमा में किया है कि it can be factorized as a P of x is equal to P1 of x, P2 of x, P3 and so on, so Pk of x, where P1 of x, P2 of x and P3 so on, so Pk of x will be irreducible polynomial in f of x. ठीक, सो मैं आपको ये लेमा बताता हूँ. 3.95 लेमा की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ. 3.5 लेमा इज, any polynomial in f of x can be written as a unique manner as a product of irreducible polynomial in f of x. तो ये f of x में ऑलरेडी ये गिवन दिया कि हमने इसको यूनिक वे में लिख सकते हैं, बट हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि इट इज फैक्टराइज इन, वी हैव टू डू कि इट इज फैक्टराइज इन r of x. हमें ये प्रूव करना है क्योंकि फील्ड के अंदर फैक्टराइज हो रहा है यूनिक वे. वी हैव टू, क्योंकि हमारे पास जो r of x है वो और फील्ड, ये हमारे पास दो चीजें हैं. तो यू कैन से कि ये जो r है, क्योंकि r of x जो है वो f of x को, r of x जो है वो f of x के अंदर इम्बेंड हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि हमें इसमें तो फैक्टराइज होता है, हमें इसमें प्रूव करना है कि यूनिक वे फैक्टराइज होता है ये. ठीक, सो हम इस जो P1 P2 दिए हमें, तो ईच PI of x कैन बी रिटन लाइक दिस, और हम इस तरह लिखेंगे तो डेफिनेटली ये एलिमेंट जो है वो कहाँ चला जाएगा, R of x में. ये मैंने आपको पहले भी नोट में मेंशन कराया. सो Fi of x इज बिलोंग्स टू R of x, और ये जो AI होगा ये भी R का एलिमेंट होगा. ये तो आपका R एक नंबर होगा, एलिमेंट होगा R का. तो मोर ओवर जो f of x है उसको फिर जैसे प्रीवियस लेवल में किया, फिर हमें इसका कंटेंट निकालना है. तो Fi of x को हम लिख सकते हैं Ci इंटू Qi of x, एंड Ci इज नथिंग बट इट इज ए कंटेंट ऑफ Fi. ठीक, तो Fi का ये कंटेंट है. तो डेफिनेटली जब कंटेंट हमने बाहर निकाल लिया तो ये Qi of x जो होगा वो परमिटिव पॉलिनोमियल होगा इन R of x. तो देन अब यहाँ पे सारी वैल्यू हम Fi की पुट कर देते हैं, Fi की वैल्यू, और फिर यहाँ पुट करते हैं तो व्हाट वी गेट ईच Pi of x इज इक्वल टू Ci Qi of x ओवर Ai, वेयर Ai एंड Ci बिलोंग्स टू R. ये कंटेंट भी R का एलिमेंट होगा, और ये Ai R का एलिमेंट होगा, और ये जो Qi of x बचा है ये एक परमिटिव पॉलिनोमियल होगा ओवर R. Since Pi is irreducible in f of x, ये over f तो ये irreducible था. Qi must also be irreducible in f of x. ठीक, अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि f of f में होगा, तो obvious है ये हमारे पास irreducible over f है, तो ये पार्ट भी irreducible होगा over f. Hence by lemma 3.114 it is reducible in R of
एक्स, जो हमने थ्योरम पढ़ी ऊपर, ये जो लेमा किया, इसका कन्वर्स पार्ट हम लगा सकते हैं कि अगर वो रिड्यूसिबल है तो वो आर ऑफ एक्स में भी रिड्यूसिबल होगा। सो ये हमने मेंशन कर दिया, वाई लेमा 3.111.4 में इट कैन बी रिड्यूसिबल इन आर ऑफ एक्स। तो ये कन्वर्स पार्ट लग गया एक तरह से, आप बोल सकते हैं। नाउ जो पी ऑफ एक्स लिखा था हमने, वो P1 P2 Pk ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे सभी की हम वैल्यू पुट कर दें तो P1 की आ जाएगी हमारे पास C1 ओवर A1 Q1, P2 की आ जाएगा C2 ओवर A2 Q2, तो लाइक दिस अप टू दिस। और यहाँ पे हम फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सेम लॉजिक लगाएंगे, ये प्रिमिटिव ये प्रिमिटिव ये प्रिमिटिव, तो सभी का प्रोडक्ट भी प्रिमिटिव होगा। So using the primitivity of P of x and of Q1 into Q2 so on so K of x, we can read of the content of the left hand side as, तो left hand side का जो content होगा वो ये बनेगा, and that of the right hand side of the is ये बनेगा, right hand side का content ये होगा। So they must be equal, क्योंकि दोनों तरफ permittivity है तो definitely content same होंगे। तो इससे क्या हो गया, हेंस अगर ये टर्म सेम हो गई तो ये P ऑफ एक्स जो होगा वो इसके बराबर। सो वी हैव फैक्टराइज P ऑफ एक्स इन R ऑफ एक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, और किस में फैक्टराइज कर दिया, R ऑफ एक्स में। ठीक, तो ये हमने प्रूव करना था। अब बात बचती है यूनिकनेस की। तो अगर हम मान लेते हैं कि P ऑफ एक्स जो है वो R1 ऑफ एक्स R2 ऑफ एक्स इंटू RK ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर each R of xi are irreducible in R of x. By the permittivity of P of x, each Ri of x must be primitive. Hence, by the irreducibility in f of x, by the lemma 3.14, but by the lemma 3.95, we know that unique factorization in f of x. तो f of x में unique factorization होती है, जो मैंने आपको पहले लेमा मेंशन किया। तो यहाँ पे ये f में रिड्यूसिबल है, तो कन्वर्स ऑफ 3.14 से क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ दिस इज दैट द Ri of x and the Qi of x are equal up to the associates in some order. Hence P of x has a unique factorization as a product of irreducible elements। क्योंकि अगर इसकी ये फैक्टराइजेशन है, अब ये लेमा भी बोल रहा है कि ये फैक्टराइजेशन आपका ये अगर फैक्टराइजेशन R ऑफ एक्स में है तो डेफिनेटली ये फिर फैक्टराइजेशन F ऑफ एक्स में भी होगी, बिकॉज ऑफ दिस लेमा। हमने ऊपर पढ़ा है कि वो R में फैक्टराइजेशन है, तो वो F ऑफ एक्स में भी फैक्टराइजेशन होगी। अगर ये F ऑफ एक्स में फैक्टराइजेशन हुआ तो ये लेमा ये बोलता है कि जब भी F ऑफ एक्स में कोई पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन होगा तो उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। ठीक, अगर वो फैक्टराइजेशन यूनिक हुई तो फिर तो क्या होना चाहिए, फिर तो ये फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर तो जो फैक्टराइजेशन एक बार हो गई है वो दैट विल बी यूनिक। ठीक, यूनिक होगी तो डेफिनेटली जो R1 Ri और Qi होंगे या तो इक्वल होंगे या वो आपस में एसोसिएट्स होंगे। सो इससे ये यूनिकनेस पार्ट प्रूव होता है। नाउ दिस इज द मेन थ्योरम। So this theorem is, if R is a unique factorization domain, then polynomial ring over unique factorization domain R is also unique factorization domain। तो इस थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे। Let f of x be arbitrary element in R of x, then we can write f of x in a unique way as f of x is equal to c into f1 of x। तो c definitely content होगा, where c is content of f is in R।
वेयर, और ये f1 ऑफ x जो होगा वो r ऑफ x को बिलोंग करेगा और साथ में ये प्रिमिटिव होगा। तो 3 लेमों में हमने सेम चीज की। अब भाई अब लेमा, ऊपर वाले लेमा में हमने क्या किया कि जब भी इस तरह से फैक्टराइजेशन होगी तो हम उसको यूनिक फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक, एवरी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इज फैक्टराइज इज ए इन ए यूनिक। ये देखिए ना कि क्या लिखा कि अगर p ऑफ x एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है तो उसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो f1 ऑफ x है ये प्रिमिटिव है r ऑफ x में, तो डेफिनेटली ये वाइवा लेमा कैन बी डीकम्पोज f1 of x in a unique way as a product of irreducible elements of r of x। तो हमने सपोज कर लिया कि this c is factorized like this, c equal to a1 of x, a2 of x, so and so am of x in r of x। देन डिग्री तो अब c तो आपका कंटेंट था और वो कांस्टेंट नंबर होगा, एक नंबर होगा तो उसका डिग्री क्या होगा, पॉलिनोमियल, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इट मीन डिग्री 0 होगी, तो डिग्री 0 इक्वल टू डिग्री ऑफ c एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ a1 ऑफ x प्लस डिग्री ऑफ a2 ऑफ x प्लस सो एंड सो डिग्री ऑफ am ऑफ x। अब सभी का डिग्री का सम 0 आ रहा है तो डिग्री कभी नेगेटिव होती है नहीं पॉलिनोमियल की, तो इट मीन दैट सभी की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 आनी, तभी 0 सम हो सकता है इनका। therefore each ai of x must be of degree 0, that is it must be an element of r, मतलब सारे कांस्टेंट होंगे तभी वो r का एलिमेंट होगा, है ना। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल होता तो r ऑफ x का एलिमेंट बोल सकते थे हम उसको। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हर a1 a2 a3 सो am ऑफ x की जो डिग्री होगी वो 0 होगी। अगर ये 0 होगी तो डेफिनेटली फिर ये r का एलिमेंट होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। फिर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो हम उसको r का एलिमेंट भी बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ r ऑफ x। सो व्हाट वी कैन से, इन अदर वर्ड्स, द ओनली फैक्टराइजेशन ऑफ c as an element of r of x are those it has had as a element of r। It mean that जैसे फैक्टराइजेशन होगी वैसे एलिमेंट इट इज एलिमेंट ऑफ r। तो इस c की फैक्टराइजेशन इसमें करने के बजाय इसमें करने का मतलब एक ही है ना। सो इन पर्टिकुलरली एज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन r is still in irreducible in r of x। तो अगर वो r में irreducible है तो वो r of x में भी irreducible ही होगा। Since r is a unique factorization domain, so c has unique factorization as a product of irreducible element of r। तो definitely फिर वो r of x में भी irreducibly होगा। ठीक, so putting together the unique factorization of f of x in form of c into f1 of x, where f1 of x is a primitive and where c belongs to r with the unique factorization domain of c। hence क्योंकि ये प्रिमिटिव है तो इसके लिए तो हमने ऊपर लेमा में प्रूव कर दिया कि इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो तो यूनिक होनी है। अब बात सी की बचती थी, तो सी को हमने डिस्कस कर दिया कि वो सी में आर में फैक्टराइजेशन होगा, और आर में फैक्टराइजेशन होगा तो डेफिनेटली आर तो पहले यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। इट मीन दैट हमने सी की डिस्कस अलग कर ली और इसकी अलग कर ली, तो दोनों को एक साथ हम ये बोल सकते हैं कि वेयर f1 इज ए प्रिमिटिव and c belongs to r with the unique factorizability of c and of f1 of x, we have proved the theorem। तो इट मीन दैट हमें अगर ये थ्योरम प्रूव करनी है तो कहीं ना कहीं हमें ये जो पीछे वाला लेमा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये लेमा हमें प्रूव करना पड़ेगा। ये लेमा ये बोलता है कि एवरी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इज factorized uniquely in a product of irreducible elements. So that's all for this section। और ये पॉलिनोमियल रिंग का टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। सो यहाँ से हम एक चीज अगर और नोट करनी हो तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस तरह से ये हमने ये प्रूव कर दिया कि R of X यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो अगर if R is a यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, then so is, अगर हम ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी इसको कंसीडर करें तो वो भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो। सेम फॉर फील्ड, अगर इफ f इज ए फील्ड तो देन f of x1 x2 so ये भी एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। ओके, so that's all for this lecture. Thank you.